एक बार फिर सोच लो अशोक, इस उम्र में छोटे से बच्चे को गोद लेना कहाँ की समझदारी है। मुझे लगता है कि तुम्हें यह विचार छोड़ देना चाहिए। कमलेश ने चाय के कप को मेज पर रखते हुए कहा, मैंने यह निर्णय बहुत सोच विचार करने के बाद ही लिया है कमलेश। मैं और राधा अभी इतने बूढ़े नहीं हुए कि एक बच्ची की परवरिश और देखभाल ना कर सके। मेरी सरकारी नौकरी है और मैं अच्छा कमाता हूँ। रिटायरमेंट होने में अभी काफी वर्ष बाकी है और उसके बाद भी मैं इतना सामर्थ्य रखता हूँ कि बच्ची की देखभाल अच्छी तरह से कर सकूं। अशोक ने उत्तर दिया, मैं रुपए पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ अशोक, उसके अलावा भी 100 बातें हैं। तुम्हारे परिवार वाले और रिश्तेदार तुम्हारे इस फैसले के खिलाफ है। और समाज का क्या? तुमने कभी सोचा है कि लोग क्या कहेंगे? देखो अशोक, मैं केवल राधा का बड़ा भाई ही नहीं हूँ, बल्कि तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त भी हूँ। इसीलिए तुम्हें समझा रहा हूँ, मेरी बात को समझो और बच्चे को गोद लेने का ख्याल अपने मन से निकाल दो। कमलेश ने अशोक पर दबाव बनाते हुए कहा, लोग क्या सोचेंगे, समाज क्या कहेगा? मैंने इसकी परवाह करनी छोड़ दी है। और जहाँ तक परिवार और रिश्तेदारों का सवाल है, अगर उन्हें हमारी परवाह होती तो वह आगे बढ़कर इस फैसले में हमारा साथ देते। इस तरह तुम्हें हमारी वकालत करने के लिए नहीं भेजते। अशोक अब गुस्सा होने लगे थे। तुमसे तो बात करना बेकार है, तुम बात को समझना ही नहीं चाहते हो। कमलेश ने अपनी बहन राधा की ओर देखा, जो चुपचाप अपने पति अशोक के पीछे खड़ी थी। राधा, कम से कम तुम तो समझदारी से काम लो। इस उम्र में बच्ची को गोद लोगी तो सब हंसेंगे और समाज में तरह तरह की बातें होंगी। लोगों के तानों को सुन पाओगे तुम? जीना हराम कर देगा यह समाज। भाई साहब, आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं लोगों के ताने सुन पाऊंगी या नहीं? शादी के 30 साल बाद भी मेरी गोद सुनी है। आपको क्या लगता है कि मैंने समाज के ताने नहीं सुने? जिस तरह आज तक सुनती आई हूँ, आगे भी सुन लूंगी। देखो राधा, जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता। उसे भगवान की मर्जी समझकर स्वीकार करो। भावनाओं में बहकर गलत फैसले मत लो और अशोक को भी समझाने की कोशिश करो। रही बात बच्चों की, तो क्या मेरे बच्चे सूरज और सगुन तुम्हारे बच्चे नहीं हैं? कमलेश ने राधा पर दबाव बनाने की कोशिश की। भैया, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अगर सूरज और सगुन मेरे बच्चे होते तो क्या भाभी मुझे बाज होने का ताना देती? राधा ने कमलेश से सवाल किया तो उसकी नजरें शर्म से झुक गई। अब राधा ने हाथ जोड़कर आगे कहा, मैं बरसों से इस सुख से वंचित रही हूँ भैया। आज 30 सालों के बाद मेरी गोद में मेरी बच्ची आने वाली है। उसे गोद लेना हम दोनों का फैसला है। मेरी आपसे विनती है कि हमारी खुशी में हमारा साथ दीजिए। खैर, अब तुम दोनों ने फैसला ले ही लिया है तो फिर मैं कर भी क्या सकता हूँ। आज तुम दोनों को किसी की बात नहीं सुन रहे हो, लेकिन याद रखना, अपने इस निर्णय पर पछताना पड़ा तो इसके जिम्मेदार खुद तुम होगे। कोई और नहीं आएगा तब तुम्हें संभालना, समझे? इतना कहने के बाद कमलेश भी बाकी रिश्तेदारों की तरह हथियार डालकर वहां से चले गए। कमलेश के वहां से जाने के बाद राधा की हिम्मत जवाब दे गई। वह धम्म से सोफे पर बैठ गई और उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। अपनी पत्नी को कमजोर पड़ते देखकर अशोक भावुक हो उठे। उन्होंने अपने भावनाओं पर काबू पाते हुए राधा के कंधे को थपथपाकर उसे हिम्मत देने का प्रयास किया। ये लोग क्यों नहीं समझ रहे अशोक? आज इतने सालों बाद भगवान हम पर मेहरबान हुआ है। हमें हमारी औलाद मिलने जा रही है। ये लोग क्यों हमसे हमारी खुशियां छीनने का प्रयास कर रहे हैं? राधा ने रोते हुए अशोक की ओर देखते हुए कहा। अशोक राधा के दुखों से भली भांति परिचित थे। बड़े बड़े डॉक्टरों से इलाज करवाया और झाड़ फूक सब करवाया, फिर भी राधा की गोद नहीं भरी। वह सालों से उसे भीतर से खोखला होते देखते रहे।
मगर चाहकर भी उसके लिए कभी कुछ कर नहीं सके। ऐसा नहीं कि पहले कभी उन्होंने बच्चा गोद लेने के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने कई बार अपनी अम्मा से दबे शब्दों में इस बात का जिक्र किया था। एक बार हिम्मत जुटाकर अम्मा से इस बारे में सीधे बात करने की कोशिश भी की थी, लेकिन अम्मा ने कई दिनों तक घर में ऐसा कोहराम मचाया कि वह घबराकर पीछे हट गए। उसके बाद उनकी इस बारे में जिक्र करने की हिम्मत नहीं हुई। उनकी इस बुज़दिली का खामियाजा उनकी राधा को आज तक भुगतना पड़ रहा था। सालों से वह सबके ताने सुनती आ रही थी। बाहर के लोग तो दूर, अपने खुद के परिवार के लोग उसके निसंतान होने के कारण ना जाने कैसे कैसे अंधविश्वास के चलते उसका अपमान कर बैठते थे। परिवार ने तो अशोक का दूसरा विवाह करने का दबाव भी बनाया था, लेकिन वह अपनी राधा से बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने करारा जवाब देकर सबका मुंह बंद कर दिया था। राधा आज तक उनकी खातिर कितना कुछ सहन करती आ रही थी। अपना पूरा जीवन निस्वार्थ उन पर न्यौछावर किया था। अब उसके लिए कुछ करने की बारी अशोक की थी। जो खुशी वह उसे आज तक नहीं दे पाए थे, वह अब देने जा रहे थे। समय भी जैसे उनके इस निर्णय में उनका साथ दे रहा था। यह संयोग ही था कि थोड़ी ही तलाश के बाद उन्हें एक ऐसी महिला मिली जो अपने संतान को गोद देने के लिए एक भले दंपत्ति की तलाश में थी। पति की अचानक मृत्यु के बाद बिमला पर बूढ़े सास ससुर और 4 छोटे बच्चों की जिम्मेदारी आ गई थी। ऐसे में उनके लिए गरीबी की मार सहते हुए अपने नवजात बच्ची का लालन पालन कर पाना संभव नहीं था। पहले वह उनके बारे में जानकर थोड़ा हिचक रही थी, लेकिन उनसे मिलने के बाद उसकी सारी शंकाएं दूर हो गई। राधा से इस बात का जिक्र करने से पहले अशोक ने गोद लेने की प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर ली थी। राधा के मन में कोई भी उम्मीद की किरण जगाने से पहले वह खुद पूरी तरह आश्वस्त हो जाना चाहते थे। पूरी तसल्ली करने के बाद ही उन्होंने राधा को यह बात बताकर बिमला देवी और उसकी नवजात बच्ची से उनका परिचय करवाया। पहले तो राधा को यकीन ही नहीं हुआ कि उसके जीवन में कुछ ऐसा घटित होने जा रहा है। फिर उसे आशंकाओं ने घेर लिया, पर आखिर में अशोक की बात समझकर जब उसने नवजात बच्ची को अपने गोद में लिया तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जल्द ही बच्ची को गोद लेने की प्रक्रिया शुरू हो गई। धीरे धीरे राधा के मुरझाए चेहरे पर रौनक लौटने लगी थी। दोनों पक्षों की रजामंदी थी, इसलिए प्रक्रिया में कोई अड़चन तो नहीं थी, लेकिन ऐसे कामों में थोड़ा वक्त तो लगता ही है। प्रक्रिया शुरू होने के बाद सबसे कठिन काम था अपने परिवारों को यह खबर देना। अशोक और राधा दोनों ने अपने अपने परिजनों को फोन करके बता दिया। अशोक को जिस बात का डर था ठीक वैसा ही हुआ। दोनों ओर से विरोध के स्वर उठने शुरू हो गए। पहले सब फोन करके ही उन्हें रोकने का काम कर रहे थे। अपनी कोशिशें नाकामयाब होने के बाद उन्होंने आज राधा के बड़े भाई और अशोक के परम मित्र कमलेश बाबू को अपना वकील बनाकर उनके घर भेजा था। कमलेश के आने के बाद राधा कमजोर पड़ने लगी थी। अशोक ने राधा को तो समझा बुझाकर सुला दिया, लेकिन उनकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। वह यह जानते थे कि कमलेश बाबू आखिरी व्यक्ति नहीं थे जो उन्हें रोकने का प्रयास करने के लिए घर आए थे। यह तो तूफान की शुरुआत भर थी। 3 दिन तक किसी का फोन नहीं आया। चौथे दिन अशोक दफ्तर जाने के लिए तैयार हो रहे थे, तभी दरवाजा की घंटी बजी। दरवाजा खोलने पर अपने छोटे भाई संतोष और उसके परिवार को सामने देखकर अशोक यह समझ गए थे कि जब कमलेश से बात नहीं बनी तो संतोष ने केस की कमान अपने हाथों में ले ली है। वैसे तो उनके और राधा के परिजनों की आपस में कभी नहीं बनी, लेकिन आज जब उनके और राधा के निर्णय के खिलाफ खड़े होने की बारी आई तो वह सब अचानक ही एकता की शक्ति को पहचान गए थे। अशोक नहीं चाहते हुए भी मुस्कुराकर उनका स्वागत किया।
उन्होंने राधा का परेशान चेहरा देखते ही दफ्तर में फोन करके छुट्टी ले ली। वह संतोष की तेज तर्रार पत्नी मीनाक्षी के स्वभाव से भली भांति परिचित थे। उन्हें मालूम था कि मीनाक्षी मौका देखकर बच्ची को गोद लेने वाली बात का बतंगड़ जरूर बनाएगी। अब देखना यह था कि उसे यह मौका किस वक्त मिलेगा। शाम तक का वक्त तो शांति से गुजर गया। शाम के समय अशोक और संतोष साथ बैठकर बात कर रहे थे। मीनाक्षी राधा के साथ रसोई में नाश्ता बनाने चली गई थी। उनके बच्चे पूजा और यश टीवी देखने में मग्न थे। राधा रसोई से उन चारों के लिए चाय की ट्रे लेकर आई और पीछे पीछे मीनाक्षी पकौड़े लेकर आ गई। राधा बच्चों को पकौड़े और केचप देने में व्यस्त थी। तभी अशोक ने देखा कि मीनाक्षी आंखों से संतोष को कुछ इशारा कर रही थी। वे कुछ समझ पाते इससे पहले ही संतोष बोल पड़ा, भाई साहब, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। यह तो अशोक भी जानते थे कि उनके छोटे भाई को उनसे क्या बात करनी थी। फिर भी उन्होंने अनजान बनते हुए कहा, हाँ बोलो संतोष, किस बारे में बात करनी है। संतोष अपनी पत्नी मीनाक्षी की भांति तेज तर्रार नहीं था। उसने गोल मोल बातें करनी शुरू कर दी। वह, भाई साहब, आपको तो पता होगा कि घर वाले आपसे नाराज हैं। रिश्तेदारों के बीच में भी यही चर्चा चल रही है। दीदी का फोन आया था, वह भी बहुत चिंतित लग रही थी। आप समझ रहे हो ना कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। अशोक ने धैर्यपूर्वक कहा, नहीं संतोष, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। इस प्रकार घुमा फिरा कर बात मत करो। जो कहना चाहते हो साफ साफ कहो। संतोष ने मीना की ओर देखा जो उसे गुस्से से घूर रही थी। फिर उसने अशोक की ओर देखकर कहा, भाई साहब, आप और भाभी एक बच्ची को गोद लेना चाहते हैं ना। इसमें हम में से किसी की भी सहमति नहीं है। रिश्तेदार और परिवार सभी आपसे नाराज है, इसीलिए आप यह विचार त्याग दीजिए। किशोर ने शांत भाव से पकौड़ा खाया और कहा, किसी की सहमति नहीं है से तुम्हारा क्या मतलब है संतोष? मैंने किसी और की आज्ञा मांगी ही कब थी? संतोष से इसका कोई उत्तर देते ना बना तो उसने मीनाक्षी की ओर देखा। मीनाक्षी ने पति की हालत देखकर बिना देर किए बातचीत की कमान खुद संभाल ली। भाई साहब, इनके कहने का मतलब था कि पूरी उम्र तो आपने बच्चा गोद लेने के बारे में नहीं सोचा। अब कहाँ इस उम्र में छोटी सी बच्ची की जिम्मेदारी उठाएंगे। और अगर आपको बच्चे की कमी इतनी ही खल रही थी तो पूजा और यश है ना, आप अपने सारे अरमान इनके जरिए पूरे कीजिए। ये दोनों भी तो आप ही की संतान है। मैं ठीक कह रही हूँ ना भाभी जी? इतना कहकर मीनाक्षी ने राधा की ओर देखा, जिसका पूरा ध्यान अब मीनाक्षी और संतोष की बातों पर था। अशोक ने मीनाक्षी से मुस्कुराकर कहा, मीनाक्षी, यह विचार तो मेरे मन में बरसों पहले ही आया था, लेकिन अगर उस वक्त मैंने अम्मा के आगे झुककर थोड़ी हिम्मत दिखाई होती तो आज हमारी संतान भी यश की उम्र की होती। और जहाँ तक यश और पूजा को अपनी संतान मानने की बात है तो ये दोनों भी हमारे ही बच्चे हैं। हमने सदा इन्हें अपना ही माना है। मगर मुझे यह बताओ कि यह बात तुमने उस वक्त क्यों नहीं की जब यश के जन्मदिन पर तुम्हारी माता जी ने राधा को बाज कहकर उसे यश का तिलक और केक खिलाने से रोक दिया था। इतना सुनते ही मीनाक्षी एकदम चुप हो गई। वो बात को संभालते हुए बोली, भाई साहब, आप तो जानते हैं कि मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं है। वह गांव में रहती है और कई बार बड़े बूढ़े लोग ऐसे दकियानुसी बातों में विश्वास करके कुछ भी बोल देते हैं। मगर मेरा विश्वास कीजिए, मेरे मन में ऐसी कोई बात नहीं है। अशोक ने कहा, चलो ठीक है, मैंने मान लिया कि तुम्हारे मन में ऐसी कोई बात नहीं है, मगर अब इन सब बातों को दोहराने का कोई फायदा नहीं है। हमारी बच्ची को गोद लेने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हम दोनों पूजा और यश से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अब हम किसी की खातिर अपना फैसला नहीं बदलेंगे। संतोष के हाव भाव देखकर अशोक समझ गए थे कि वह हार मान चुका है, मगर मीनाक्षी अब गुस्से से तिलमिला रही थी। उसने आखिरी बार अपने पति की ओर देखा
जिसने कंधे उचकाकर नाव में सिर हिला दिया। अपनी दाल गलते ना देखकर मीनाक्षी भड़क उठी। अरे ऐसे कैसे बुढ़ापे में बच्ची गोद ले लेंगे? अगर बच्चे पालने का इतना ही शौक है तो मेरे पूजा और यश को अपने पास रख लो। जब घर में बच्चे मौजूद है तो उनके होते हुए किसी पराये खून को अपना सब कुछ उठाकर दे देंगे? इन सब पर तो पूजा और यश का हक बनता है। अशोक बोले, चलो अच्छा हुआ मीनाक्षी, आखिर तुम्हारे मन की बात तो भाई जुबान पर तो आई। यह सुनकर मीनाक्षी झेप गई। उसने संतोष की ओर देखा जो खुद उसे अब अवाक होकर देख रहा था। पूजा और यश भी अपनी माँ को हैरानी से देख रहे थे। मीनाक्षी ने अपना बचाव करते हुए कहा, भाई साहब आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मैं तो बस इस बात की जिक्र कर रही हूँ कि कहीं कोई आपके सीधेपन का फायदा उठाते हुए बच्ची गोद देने का लालच दिखाकर आपको ठग न ले। आजकल रुपए के लालच में लोग किसी भी हद तक गिर जाते हैं। वह तो मैं देख ही रहा हूँ मीनाक्षी। मैं अच्छी तरह से समझ भी रहा हूँ कि तुम्हारी बात का क्या मतलब था। इतना कहकर अशोक ने राधा की ओर देखा। राधा चुपचाप उनके समीप आकर खड़ी हो गई। फिर अशोक ने संतोष और मीनाक्षी से कहा, माफ करना, हम दोनों के पास आप दोनों के देने के लिए पर्याप्त समय नहीं है। हम अपने बच्ची को घर लाने की तैयारियों में आजकल बहुत व्यस्त रहते हैं। संतोष, तुम्हें अपनी दुकान संभालनी है और बच्चों की पढ़ाई का भी नुकसान हो रहा होगा। आप लोग अधिक समय तक यहाँ रुकेंगे भी नहीं। वापसी का टिकट करा लिया है या मैं बुक करा दूं? सुबह होते ही वे अपने घर के लिए रवाना हो गए। जाते जाते मीनाक्षी ने उन्हें चेतावनी देना नहीं भूली कि अब मेधा दीदी ही उन दोनों से बात करेंगी। राधा मीनाक्षी के स्वभाव से तो परिचित थी, मगर उसे उसके इस रूप में तनिक भी अंदाजा नहीं था। अब उसे इस बात का डर सताने लगा कि कहीं मेधा दीदी के कहने पर अशोक अपना फैसला ना बदल ले, क्योंकि मेधा दीदी अशोक के लिए बड़ी बहन से बढ़कर एक माँ के समान है। उन्होंने ही अशोक की अच्छी शिक्षा और लालन पालन किया है। जब राधा ने अपनी चिंता का कारण अशोक को बताया तो उन्होंने उसे भरोसा दिलाते हुए कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है। अशोक राधा को तो तसल्ली दे रहे थे, लेकिन उनके मन के भीतर भी तूफान आया हुआ था। दिन रात मेधा दीदी के फोन का इंतजार करके चिंता में घुलने से भी क्या लाभ होता। अशोक ने राधा से कहा कि अब जबकि उनकी बच्ची जल्दी ही घर आने वाली है तो उन्हें उसके लिए थोड़ी खरीदारी शुरू कर देनी चाहिए। अशोक का प्रयोग सफल साबित हुआ। बच्चे के लिए कपड़े, खिलौने और उसकी जरूरतों के अन्य सामानों की सूची बनाते बनाते ही राधा का ध्यान मेधा दीदी की ओर से हट गया। जब एक सप्ताह बीत गया और दीदी का फोन नहीं आया तो अशोक ने सोचा शायद मेधा दीदी उनके साथ है, लेकिन व्यक्ति अपनी मर्जी से कोई बड़ा कार्य करने चले और उसमें बाधा ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। एक शाम जब वह दोनों खरीदारी करके घर लौटे तो अशोक के मोबाइल की घंटी बजने लगी। मेधा दीदी का नाम देखते ही अशोक समझ गए कि दीदी की चुप्पी उनका समर्थन नहीं था। असल में वह तूफान के पहले की खामोशी थी। उन्होंने राधा की ओर देखा जो डरते डरते उन्हें फोन उठाने के लिए कह रही थी। फोन उठाते ही दीदी ने नमस्ते के उत्तर में पूछ डाला, उसे परिवार के सम्मान और प्रतिष्ठा की तनिक भी परवाह है या नहीं? अशोक बहुत संभल कर उत्तर देने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं दीदी उनके जवाब को अपना अपमान समझकर उनसे नाराज ना हो जाएं। उन्हें पता था कि मेधा दीदी किसी को आसानी से माफ करने वालों में से नहीं है, फिर चाहे वह उनका प्रिय छोटा भाई ही क्यों ना हो। दीदी अशोक को अपना फैसला बदलने के लिए कहती रही और वह दीदी को समझा बुझाकर उन्हें इस स्थिति को अपने दृष्टिकोण से देखने की प्रार्थना करते रहे। आखिरकार दीदी ने कह ही दिया, तुम्हें पता भी है उस बच्चे के माता पिता कौन है? वह किस जाति, किस खानदान की है? किसी ऐसे बच्चे को घर लाकर क्यों अपने खानदान का नाम डुबोने पर तुले हो?
क्या तुम्हें अपने माता पिता और परिवार के नाम और मान सम्मान की तनिक भी चिंता नहीं है? अशोक को उनकी बात सुनकर झटका लगा। अब मेधा दीदी भी अम्मा की भाषा बोलने लगी थी। यह सोचे उन्होंने मेधा दीदी को वही उत्तर दिया जो कभी वह अपनी अम्मा को देना चाहते थे मगर दे नहीं पाए थे। उन्होंने कहा, हाँ दीदी, मैं जानता हूँ कि उसके माँ बाप कौन हैं और किस खानदान की है। उसके परिवार वाले बहुत ही शरीफ और खुददार लोग हैं। उसकी माँ अपनी मजबूरियों के चलते उसे हमें गोद दे रही है। रही बात जाति और धर्म की, तो इन सब बातों में क्या रखा है? पैदा तो वह इंसान की बच्ची बनकर हुई है और आप ही तो कहते थे बच्चे गीली मिट्टी की तरह होते हैं, उन्हें जिस सांचे में डालो वह उसी सांचे में ढल जाते हैं। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए दीदी, आपकी भतीजी की परवरिश उसी तरह होगी जिस तरह आप चाहती हैं। बातों के जाल मुझ पर मत फेंको अशोक। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि आज अगर अम्मा हमारे बीच होती तो वह भी यही कहती। आज तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, एक दिन तुम अपने इस फैसले पर पछताओगे। मैंने आज तक अपने इस फैसले पर पछताओगे। मैंने आज तक हर बात में तुम्हारा साथ दिया है, यहाँ तक कि राधा को दिल्ली लेकर आने के निर्णय में भी मैंने अम्मा के खिलाफ जाकर तुम्हारी मदद की। लेकिन आज तुम्हारे इस फैसले में मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। याद रखना, अगर तुम इस बच्ची को घर लाओगे तो आज के बाद मेरा और तुम्हारा कोई संबंध नहीं होगा। यह मेरा अंतिम निर्णय है। इतना कहकर मेधा दीदी ने फोन साइड में रख दिया। अशोक की आंखें नम हो गई। वह मेधा दीदी का बहुत सम्मान करते थे, लेकिन वह अपनी पत्नी राधा से भी बहुत प्यार करते थे। वह खुद को इस वक्त दो हिस्सों में बटा हुआ महसूस कर रहे थे। उन्होंने भी मन ही मन निर्णय ले लिया था कि उन्हें क्या करना है। वह अपनी राधा के साथ अब और अन्याय नहीं कर सकते थे। उन्होंने गहरी सांस भरते हुए कहा, दीदी, आप मेरे लिए सिर्फ मेरी बड़ी बहन नहीं हैं, बल्कि मेरी माँ से भी बढ़कर हैं। मैं चाहता हूँ कि आपकी भतीजी आपकी नाराजगी नहीं, आपके आशीर्वाद के साथ अपने घर में प्रवेश करे। उसका नाम भी आप ही को रखना है। आपके बिना हमारी खुशियाँ अधूरी रहेंगी। हम सब आपके घर आने का इंतजार करेंगे। आपका छोटा भाई आपकी नन्ही भतीजी के साथ आपका इंतजार करेगा। उस रात अशोक सो नहीं सके। वह पूरी रात करवटें बदलते रहे। राधा चिंतित होकर उन्हें जागते हुए देखती रही। सुबह उनका उतरा हुआ चेहरा देखकर उससे रहा नहीं गया। वह अशोक को चाय का कप देकर उनके पास ही बैठ गई और बहुत ध्यान से उनका चेहरा देखने लगी। अशोक ने उसकी ओर बिना देखे पूछ लिया, कुछ कहना चाहती हो राधा? वह रोवासी हो उठी। आप जानते हैं ना कि मेरे लिए इस संसार में आपसे अधिक महत्वपूर्ण कोई नहीं है, औलाद भी नहीं। और मैं भी अच्छी तरह जानती हूँ कि आपके जीवन में मेधा दीदी का क्या स्थान है। आप उन्हें मना लीजिए, मुझे बच्ची नहीं चाहिए। क्या मैं पहले संतान के बगैर नहीं जी रही थी, जो आगे नहीं जी पाऊंगी? मैं सोच लूंगी कि मेरे जीवन में संतान का सुख ही नहीं था। मैं आपको इस तरह परेशान होते देख नहीं सकती। आप पूरी रात एक मिनट के लिए भी नहीं सोए हैं। दफ्तर में सारा दिन कैसे बिताएंगे? इस तरह तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आप मेधा दीदी को फोन करके कह दीजिए कि हम बच्ची को गोद नहीं ले रहे हैं। राधा के इस कथन ने उनके मन में चल रही कश्मकश को खत्म कर दिया। अब उन्हें पहले से भी कहीं अधिक विश्वास हो गया कि उनका निर्णय बिल्कुल सही है। उन्होंने राधा का हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, मुझे एक रात जागते देखकर तुम्हें इतनी तकलीफ हुई है। मैंने तो तुम्हें इतने वर्षों में अनगिनत रातें रो कर काटते हुए देखा है। जरा सोचो राधा, मुझे तुम्हें इस तरह देखकर कितनी तकलीफ हुई होगी। राधा उन्हें आश्चर्यचकित होकर देखने लगी। मेरे और मेरे परिवार के प्रति अपने सारे कर्तव्य अपनी क्षमता से बेहतर निभाए हैं।
और बदले में मुझसे कोई उम्मीद भी नहीं की। अब मेरी बारी है राधा। तुम्हारे प्रति मेरे इस कर्तव्य को निभाने से मुझे संसार की कोई शक्ति नहीं रोक पाएगी। जहाँ तक मेरा दीदी का प्रश्न है, तो मैं जीवन भर उन्हें मनाने का प्रयास करता रहूंगा, और मैं जानता हूँ कि एक ना एक दिन वो जरूर मान जाएंगी। लेकिन अब मैं इतना आगे बढ़ने के बाद अपने कदम पीछे नहीं हटाऊंगा। जरा यह बात बताओ कि तुम्हारी बिटिया को क्या से क्या कर कर बुलाओगे? राधा ने सिसकते हुए कहा, रानी बिटिया, मुझ पर यकीन रखो राधा, बहुत जल्दी हमारी रानी बिटिया घर आएगी। दोनों बिटिया को लाने की तैयारी में जुट गए। उनके घर में अब उनकी जरूरत से ज्यादा उनकी बच्ची की जरूरत का सामान था। एक बार उसे घर आने दो, फिर देखना, पता नहीं किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी। मैं उसे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। राधा का खिला हुआ चेहरा देखकर अशोक मन ही मन खुश हो जाते थे। और फिर वह दिन भी जल्दी ही आ गया, जिसके लिए राधा ने पूरे 30 सालों तक इंतजार किया था। उन दोनों ने सबसे पहले अपने बच्ची को लेकर डॉक्टर से उसकी जांच करवाई। बच्ची बिल्कुल स्वस्थ थी। उसके बाद ही वह उसे घर लेकर आए। राधा की खुशी का तो जैसे कोई ठिकाना ही नहीं था। उसकी नजरें एक पल के लिए भी अपनी बेटी के चेहरे से नहीं हट रही थी। वह बार बार उसे चूमती और उसकी बलाएं लेती। बच्ची के रोने पर भी वह खुशी से हंसती हुई बावरी हुई जा रही थी। बस एक ही समस्या थी, बच्ची अभी उन्हें पहचानती नहीं थी। वह उन्हें ध्यान से देखती, फिर अनजान चेहरों को सामने पाकर हिलक हिलक कर रोती। लाख चुप कराने पर भी वह सुबकती रहती। फिर थक हार कर दूध पीकर सो जाती। यह सब देखकर राधा बहुत चिंतित हो गई। अशोक ने उन्हें समझाया, देखो राधा, हमारी बेटी अभी बहुत छोटी है। उसे हमें पहचानने और अपनाने में थोड़ा समय लगेगा। अगर हमें अपना घर छोड़कर अपनों से दूर जाकर रहना पड़े तो हम भी बेचैन हो जाएंगे। फिर यह तो कुछ माँ की अबोध बच्ची है। थोड़ा समय दो और धीरज रखो, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। शुरू में राधा बच्ची के रोने और चिड़चिड़ेपन पर परेशान हो जाती थी, लेकिन फिर अशोक की सलाह पर उसने थोड़ा संयम से काम लिया। इस बीच उनके घर में मित्रों और परिचितों का आना जाना लगा रहा। राधा और अशोक अपने धैर्य का पुरस्कार उस दिन मिला जब उनके एक मित्र दंपत्ति घर पर आए। वह उनकी बच्ची को गोद में लेकर दुलार रहे थे। मित्र की पत्नी के मुंह से मां शब्द निकलते ही बिटिया ने राधा की ओर अपनी नन्ही उंगली से इशारा किया। राधा ने यह देखा और फिर से उन्हें ऐसा करने के लिए कहा। मां शब्द सुनते ही बिटिया ने फिर से राधा की ओर इशारा किया। राधा ने मुस्कुराकर प्यार से बिटिया कहकर राधा ने उसे अपनी गोद में ले लिया। उसका माथा चूमा। सभी हतप्रस्त होकर दोनों माँ बेटी का मिलाप देख रहे थे। राधा अशोक की ओर देखकर चहक उठी, जो पहले से ही उन दोनों को नम आंखों से देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। उसके बाद तो जैसे उन दोनों की दुनिया ही बदल गई। अशोक ने कुछ दिनों के लिए दफ्तर से छुट्टी ले ली थी। वह अपना सारा समय अपनी पत्नी और नन्ही बिटिया के साथ बिताना चाहते थे। बिटिया अपने खिलौनों को देखकर ताली बजाती और उनसे अपनी भाषा में बात करती। वह अशोक की पैंट खींचकर उनसे खुद को गोद में लेने के लिए कहती, लेकिन राधा के कमरे में आते ही उसकी गोद में चली जाती। फिर अशोक झूठ मूठ रोने का नाटक करते और दोनों माँ बेटी मिलकर उन पर हंसती। अब वह उन्हें अपने माता पिता के रूप में पहचानने लगी थी। इससे बढ़कर खुशी की बात उनके लिए हो ही नहीं सकती थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। अब बस एक ही कमी थी। वह दोनों चाहते थे कि उनके परिवार के सभी सदस्य भी उनकी बच्ची को स्वीकार कर ले। बिटिया उनकी बेटी थी।
इस सत्य को अब उन्हें भी सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए था। अशोक ने कई बार मेधा दीदी को फोन किया, लेकिन उन्होंने नंबर देकर फोन नहीं उठाया। एक दिन किसी से पता चला कि दीदी की बेटी गंगा की शादी अगले माह होना तय हुई है। उन्हें छोड़कर बाकी सभी को निमंत्रण भेजा गया है। अशोक को यह सुनकर धक्का लगा। वह जानते थे कि दीदी उनसे नाराज है, मगर इतनी भी क्या नाराजगी। इकलौती भांजी की शादी में मामा को ना बुलाया जाए। राधा ने मायूस होकर कहा कि अब उन्हें स्वीकार कर लेना चाहिए कि परिवार ने उनसे सारे नाते तोड़ दिए हैं। अशोक ने दृढ़ विश्वास के साथ कहा, कोई कुछ भी कह ले, मगर मैं जानता हूँ मेरी दीदी मुझे न्योता देने जरूर आएंगी। वह भले ही मुझसे कितने भी नाराज क्यों ना हो, मगर वह मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। और अगर उन्होंने मुझे नहीं भी बुलाया तो क्या हुआ, मैं उनका छोटा भाई हूँ और गंगा का मामा हूँ। वह मुझे बुलाए या ना, मैं अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए वहां जरूर जाऊंगा। राधा के लगातार समझाने पर अशोक अपना पूरा ध्यान अपने काम और बेटे में लगाने की कोशिश करते रहे। जैसे जैसे गंगा की शादी की तारीख निकट आती गई, अशोक की उम्मीद की डोर भी कमजोर होती चली गई। शादी से 8 दिनों पहले उन्होंने राधा के सामने यह स्वीकार भी कर लिया कि वे हार गए और मानते हैं कि अब दीदी उन्हें अपने जीवन और हृदय से पूरी तरह निकाल चुकी हैं। अपने पति को इस तरह टूटता देखकर राधा का हृदय भी तड़प उठा। वह उनके आंसू पोंछने ही वाली थी, तभी उससे पहले बिटिया ने हाथ बढ़ाकर अशोक के आंसू पोंछ दिए। अपनी मासूम बच्ची का प्रेम देखकर अशोक ने उसे कसकर अपने सीने से लगा लिया। एक शाम अशोक बिटिया के साथ खेल रहे थे, तब उनके कानों में एक परिचित स्वर पड़ा, मामा जी। उन्होंने पलटकर देखा तो चौखट पर गंगा खड़ी थी। अशोक ने चौंक कर कहा, गंगा तुम यहाँ? और इधर उधर देखने लगे। मामा जी, आप माँ को ढूंढ रहे हैं ना? अशोक के कोई उत्तर ना देने पे गंगा ने राधा की ओर देखकर कहा, मामी जी, यह मेरी छोटी बहन है ना, लाइए इसे मेरी गोद में दीजिए। गंगा ने बिटिया को गोद में लेकर प्यार किया और फिर अशोक की ओर देखकर, जो अभी भी उसे अचंभित होकर देख रहे थे। इतनी अजीब बात है ना मामा जी, हम सभी आदर्शवाद की बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन यदि हमारा कोई अपना उन बातों पर अमल करता है तो हम ही सबसे पहले उसके खिलाफ खड़े होकर उसका विरोध करते हैं। समाज के इन खोखले कायदे कानूनों को मानने के चक्कर में हम खुद को अपनों से दूर कर बैठते हैं। माँ ने भी यही गलती की है। सबकी बातों में आकर उन्होंने आपसे रिश्ता तोड़ने की बात कह दी, यहाँ तक कि आपको मेरी शादी में आने का निमंत्रण भी नहीं दिया। यहाँ आप परेशान हैं और वहाँ वह खुद कब से आपसे मिलने और बात करने के लिए तड़प रही हैं, लेकिन अपने मन में पनपी कसमकस के चलते वह ऐसा नहीं कर पा रही थी। कल रात जब मैंने उन्हें आपके लिए छिप छिप कर रोते देखा तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने उन्हें गाड़ी में बिठाया और सीधे यहाँ ले आई। अब उन्हें यह डर सता रहा है कि पता नहीं आप उन्हें माफ करेंगे या नहीं, उनसे बात भी करेंगे या नहीं। क्या दीदी यहाँ आई है? अशोक ने चौंक कर पूछा। मैंने कहा था ना कि मेरी दीदी मुझसे ज्यादा दिन तक नाराज नहीं रह सकती। फिर बेटी को गुदगुदी करते हुए कहा, चल बिटिया, तेरी बुआ को घर के अंदर लेकर आते हैं। नन्ही बिटिया को भला क्या समझ आता, वह किलकारी भरते हुए अपने पिता के साथ चली गई। गंगा उन्हें बहुत गंभीर होकर देख रही थी। उन्हें ध्यान मग्न देखकर राधा ने उससे पूछा, क्या सोच रही हो गंगा? गंगा ने हल्की सी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, बिटिया को घर लाकर आपने बहुत अच्छा किया है मामी जी, मुझे आप दोनों पर गर्व है। उसकी बात सुनकर राधा ने उसे गले से लगा लिया और धीरे से उसके कान में कहा, थैंक यू गंगा। अब उसके दिल में किसी तरह की कोई उलझन या कसमकस नहीं थी। वह आंखों में गर्व और संतोष की चमक लिए अपने पति और बेटी को बाहर जाते हुए देख रही थी।